नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आतंकी संगठन पीएफआई ने भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है और इन जड़ों को मजबूत करने का काम उन सेक्युलर पार्टियों ने किया जो राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। 2006 से लेकर आज तक पीएफआई को संरक्षण देने वाली कांग्रेस सहित वो पार्टियां हैं जिनकी उस वक्त सरकार थी, लेकिन इनकी जड़ों को हिलाने का काम एनआईए ने किया है। कल एनआईए ने 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा और इन सारी पार्टियों की पोल पट्टी को खोलकर रख दिया जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और सीपीआई की तरफ से अब सवाल भी उठने लगे हैं। बड़ा सवाल, क्या इन पार्टियों को संरक्षण देने वाले के खिलाफ सबूत मिले या नहीं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने जो छापेमारी की है उसमें पीएफआई के खिलाफ तो सबूत मिले हैं, क्या उन पार्टियों के खिलाफ सबूत कोई मिला है जो ये इनको संरक्षण दे रही थी, इनके पीछे हाथ था? देखिए, वो सबूत तो सबसे पहले सामने है जी। उसका सबूत है राहुल गांधी, सीपीआई का बयान, जी। वामपंथी और कांग्रेस, जी। ये दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से इस पूरे रेड का विरोध किया है, जी। इसे लोगों को समझना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी कामयाबी सरकार को मिली है। बिल्कुल। सालों से ये मांग की जा रही थी कि पीएफआई के ऊपर बैन लगाओ, पीएफआई के ऊपर बैन लगाओ, क्योंकि छोटे छोटे सबूत मिल रहे थे और पीएफआई के खिलाफ एक बड़े सबूत की जरूरत थी, तो इसीलिए एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इसके लिए। जी। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच जो लगातार बैठकें हुई थी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, कि इंटरनल थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो आंतरिक खतरों से निपटने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो पीएफआई ही था। जी। क्योंकि अभी कश्मीर में अगर बात करते हैं कि वहाँ पर आतंकवाद है, तो कश्मीरी आतंकवादियों को पाकिस्तान का संरक्षण मिलता है, लेकिन कश्मीर में घुसपैठ होते हैं और कश्मीरी युवाओं को आतंकवादी बनाया जाता है। लेकिन पीएफआई क्या कर रहा है? पीएफआई का नेटवर्क किसी भी दूसरे जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बड़ा है भारत में। जी। भारत में अगर किसी भी अलकायदा के नेटवर्क की बात करें या पाकिस्तान के दूसरे जो संगठन हैं, आतंकी संगठन है, उसके नेटवर्क की बात करें तो वो कश्मीर तक लगभग सीमित दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इसके नेटवर्क कहाँ हैं? पीएफआई के केरल में पीएफआई का बड़ा संगठन जहाँ से इसने शुरुआत की। दूसरी तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इस समय बहुत बड़ा बवाल है जिसमें पीएफआई की भूमिका आ रही है। जी। उससे ऊपर बढ़े तो तेलंगाना में तो कई ऐसे संगठन हैं जो पीएफआई के साथ खड़े रहते हैं। हैदराबाद में तो कई रेड भी पड़े हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में, मुंबई में तो इसका जाल फैला हुआ है, जहां पर ईडी, एनआईए के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस के एटीएस ने भी छापेमारी की। इन लोगों ने सबूत दिए थे और बड़ी बड़ी जगहों पर इन दोनों एजेंसियों ने छापेमारी की, जबकि महाराष्ट्र पुलिस के एटीएस ने भी कई ठिकानों पर छापेमारी की है पीएफआई के। तो ये पूरे साउथ इंडिया में तो नेटवर्क है ही, लेकिन उसके ऊपर जाए तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में असम से लेकर त्रिपुरा से लेकर अरुणाचल और मेघालय, हर जगह पर पीएफआई के नेटवर्क हैं। जो सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ था उसमें असम में दंगे हुए, उससे ऊपर में कई राज्यों में हंगामा खड़ा किया गया, उसमें पीएफआई की भूमिका को लेकर बातचीत हुई थी और असम की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने पीएफआई के खिलाफ सबूत दिए थे और कई पीएफआई के जो स्टेट लेवल के जो एजेंसियां थी, संगठन थे, उसके ऊपर बैन भी लगाया था। पीएफआई के खिलाफ बैन लगाने की केंद्र सरकार से मांग भी की थी। अपने स्टेट में तो ये लोग अपनी कार्रवाई कर रहे थे। और अगर उसके अलावा अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया में ऐसे पीएफआई खुद कहता है कि हमारा 20 से ज़्यादा राज्यों में यूनिट है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो इस बीच सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं घटी है इस बीच, जो 2019-20 में सीएए के खिलाफ आंदोलन हो या उसके बाद जो नुपुर शर्मा के विवाद में हिजाब को लेकर हो, ये नुपुर शर्मा के विवाद के बाद
जो दंगे हुए, फसाद हुए, कानपुर में हंगामा हुआ, ये यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हंगामा किया गया। एक ही बार मस्जिद से लोग निकलते थे। ये माना गया कि इतना बड़ा नेटवर्क कैसे है कि सबको एक ही बार संदेश दिया जाता है कि आज जुमा है, जुमे की नमाज के बाद हंगामा खड़ा करेंगे, और सब जगह एक ही समय में लोग निकलते हैं और हंगामा पत्थरबाजी कर देते हैं। तो ये पीएफआई की भूमिका उसमें थी। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जो अभी दंगे हुए, दिल्ली में हंगामा हुआ, दंगा हुआ, जो दिल्ली में सीए के बाद, प्रदर्शन के बाद जो दंगा हुआ था, उसमें पीएफआई की बड़ी भूमिका मानी जाती है, क्योंकि ये जो केरल से चलता हुआ संगठन दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर बनाता है और हेडक्वार्टर से ये संचालित करता है उत्तर भारत को, दक्षिण भारत के साथ साथ। 2012 में इतने बड़े पैमाने पर इसने कोहराम मचाया था कि उसी समय इसके ऊपर बैन लगा दिया जाना चाहिए था। जब नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए तो उसके बाद साउथ इंडिया में इसने बड़ा प्लानिंग की थी और वहां पर एक तरह से देश को तोड़ने की साजिश थी। ये सारे मामले हैं कि जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो 5 लाख से ऊपर एसएमएस पाए गए थे जो मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान से आए थे पीएफआई के पास। पीएफआई ने एक घृणा का भाव पैदा किया था दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों के खिलाफ। ये फिर से वही द्रविड़ मूवमेंट लाना चाहते थे जो दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग थी। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बेंगलुरु से तो एक रिपोर्ट है कि 30,000 के करीब उत्तर भारतीयों ने शहर छोड़ दी थी इसके आतंक के कारण, जिस तरीके से इसने घृणा पैदा की थी। तो ये सारा का सारा जो मामला है वो 2014 से पहले का भी है। 2012 की बात कर रहे हैं, उससे पहले 2006 में जब यह संगठन बना तो इसमें माना जा रहा था कि सिमी के वो सारे आतंकी लोग शामिल हैं जिसके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दी। तो अब 2006 से अभी तक का दौर देखें कि 2006 से 2014 के बीच में पीएफआई ने अपना पूरा नेटवर्क बढ़ाया। साउथ इंडिया से चलता हुआ दिल्ली तक, दिल्ली से फिर नॉर्थ ईस्ट तक, यानी नॉर्थ से साउथ तक हर जगह पर इसका नेटवर्क बढ़ा। क्या उस समय सरकार सोई हुई थी? आज जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये छापेमारी की गई है, ये उनसे सवाल ये पूछना चाहिए कि जब 2006 से लेके 2014 तक, यानी कि 2004 से 14 तक सरकार रही है यूपीए 1 यूपीए 2 की, और उससे पहले जहां पर ये संगठन बना यानी केरल में सरकार किसकी रहती है? या तो यूडीएफ की या एलडीएफ की, लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, यानी कि एक कांग्रेस का नेतृत्व में है और दूसरे वामपंथी पार्टियों के नेतृत्व में है। इसलिए दोनों ही बौखलाए हुए हैं अभी, क्योंकि केरल में जहां से ये संगठन बना, जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग कैंप हुआ करती थी और इसके साथ मिलकर ये लोग पॉलिटिकल किलिंग करवाया करते थे। अभी तक जो पॉलिटिकल किलिंग हो रही है उसमें पीएफआई का हाथ है और वो हाथ इसलिए है, पॉलिटिकल किलिंग मतलब किसकी? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैडर की। केरल ये इसका गढ़ रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं की लगातार हत्या होती रही और इसके जो चर्चे हैं वो भी बहुत कम रहे मेन स्ट्रीम मीडिया में। कभी कभी आते हैं, कभी छुप जाते हैं। अभी कर्नाटक का मामला आया, जो प्रवीण नेतारू की हत्या हुई, उसमें भी पीएफआई की भूमिका थी, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। और ये आतंकी जो संगठन जिस तरीके से हत्या करते हैं उस तरीके से इस तरह की हत्याएं हो रही थी। तो केरल में इतने दिनों तक एलडीएफ यूडीएफ की सरकार रही, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की, एक बार इसकी एक बार उसकी। तो ऐसे में उस समय से अभी तक इन दोनों पार्टियों ने क्यों नहीं वो रिपोर्ट दी, अपने स्टेट में पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, इनके ऊपर छापेमारी क्यों नहीं की, इसको इतना बड़ा नेटवर्क बनाने कैसे दिया? तो इसका मतलब तो ये है कि कांग्रेस, वामपंथी पार्टी सारे पीएफआई को संरक्षण दे रहे थे। जी, जब पीएफआई के बारे में इतना कुछ आप बता रहे हैं, जिस हिसाब से उसके बारे में पता चल रहा है कि वो किस हिसाब से ये सारा नेटवर्क फैला रहा था, तो पीएफआई को अब तक बैन क्यों नहीं किया गया? जबकि ये भी पता चला है कि 2047 तक उसका ये मकसद था कि भारत को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया जाए, शरिया का कानून लगाया जाए और पीएम मोदी को रास्ते से हटाया जाए। फिर क्यों बैन नहीं है? देखिए, बैन लगाने के लिए, किसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए पूरे सबूत चाहिए होते हैं, क्योंकि आप कानून का राज चलाते हैं, कानून सम्मत चीजें कर सकते हैं, कानून से अलग नहीं कर सकते।
अगर वैसे सबूत नहीं हैं आपके पास, अगर जांच में उस इतने कठोर सबूत नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है आपके बैन के खिलाफ। सरकार नहीं चाहती है कि एक बार प्रतिबंध लगाए और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो जाए और उसका प्रतिबंध हट जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कोई काम किया जाता है। अभी एनआईए के कई खातों को सील किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसमें इलीगल ट्रांजैक्शन पाए गए। ये जो पीएफआई है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एनजीओ की तरह इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। अब एनजीओ की बात जहां तक आती है, तो ऐसे ही एक दूसरा परसेप्शन भी आ जाता है कि एनजीओ के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पीएफआई ने फिर एक पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई खोली, उसके बाद उसके दूसरे ब्रांचेज भी हैं, संगठन भी हैं। उसके आधार पर अलग अलग संगठनों को जब उससे जोड़ा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ जब तक पुख्ता सबूत न मिले कि इसका एजेंडा क्या है और उस एजेंडे के दस्तावेजी प्रमाण क्या हैं, तब तक पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता। और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 11 राज्यों में छापेमारी की गई, 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स अभी कम हैं, वो उससे ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबूत भी ऐसे मिले हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे मीडिया में। तत्काल तो एनआईए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी नहीं कि हमको यहाँ से ये दस्तावेज मिले, वहाँ से वो दस्तावेज मिले। जैसे पहले के सबूत थे 2019-20 के जो छापेमारी हुई थी, जो इनके अकाउंट सील किए गए थे, तो पीएफआई के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ था, 2-2 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन एक बार हो रहा है मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं। ये लोग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम सिर्फ सीए आंदोलन के समय में इसने रिलीज किया था। इसने उसने संगठनों को दिया था जिन संगठनों ने सीएए के खिलाफ आंदोलन की थी। अब उस समय की भी बात देखें तो सीएए के खिलाफ आंदोलन कौन कर रहा था? जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, विरोधी दल थे, उसमें कांग्रेस बड़ी भूमिका में थी। कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत की, वामपंथी पार्टी उसके साथ थे, ममता बनर्जी साथ थी, अखिलेश यादव साथ थे। और इन पार्टियों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा आक्रामक हुआ, जो हिंसा फैलाया, वो है पीएफआई। शाहीन बाग में जो इतने समय तक प्रोटेस्ट चलता रहा, शाहीन बाग में ही दिल्ली के इसका हेडक्वार्टर है और इसके लोगों को पैसा दे रहे थे, साथ में खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे और लंबा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को उस समय अच्छा लग रहा था। तो ये इनकी जो पॉलिटिक्स है, तो इन्हीं की उसी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ने पीएफआई को यहाँ तक आने बढ़ने के लिए मौका दिया है, जगह दी है। और ऐसे में अब जब अखिल भारतीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, किसी एक स्टेट की बात नहीं है, एनआईए इसमें कूद चुकी है, ईडी कूद चुकी है, तो ऐसे में अब तो लगभग ये मान लें कि जल्द ही पीएफआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके सारे वर्कर्स से लेकर जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं और कुछ और गिरफ्तार होने बाकी हैं, इसके सारे लिंक्स के खुलासे होंगे और फिर ये पता चलेगा कि इन लोगों के लिंक किन पॉलिटिकल पार्टी के किन नेताओं से है, किन नेताओं ने इनसे मुलाकात की, इनको प्रोटेस्ट करने के लिए, मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए, हंगामा करने के लिए संरक्षण दिया, उकसाया, साथ दिया। तो ये अभी बड़े खुलासे इस मामले में होने बाकी हैं और यही आधार है। ये खुलासों के डर से वामपंथी पार्टियां भी बौखलाई हुई है। कांग्रेस के युवराज जो हैं राहुल गांधी, वो भी अलग अलग बयान दे रहे हैं। वो इसे बेरोजगारी से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है। किसी और मसले को देश की सुरक्षा के आधार पर डाइवर्जन की बात नहीं की जा सकती। तो ऐसे में दोनों ही जो जितनी भी पार्टियां, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, जो इन लोगों को संरक्षण देती रही है, उस सब का पोल खुलने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। बिहार सरकार, झारखंड सरकार के साथ साथ कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने पीएफआई को संरक्षण देने का काम किया है और आतंकवाद की जड़ें मजबूत की हैं, जिसका अंजाम हर रोज उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो इन संगठनों के खिलाफ मुंह खोलते हैं। लेकिन ये सेकुलर होने का दावा करने वाली पार्टियों की आज पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। जिस हिसाब से एनआईए ने एक्शन लिया है, इस एक्शन से पीएफआई को तो दर्द हो ही
ही रहा है उन पार्टियों को भी हो रहा है जो इनकी आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम करती हैं। पीएफआई का भारत में बैन होना कितना जरूरी है, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।